दोस्तों 2024 के लोकसभा इलेक्शन में जीतने वाले जो 24, 25 और 26 के करीब मुस्लिम सांसद हैं, उनकी तो हर तरफ चर्चा हो रही है। मगर यहाँ पर कुछ ऐसे बड़े मुस्लिम चेहरे भी हैं कि जो या तो पहले से ही सांसद हुआ करते थे या जिनका जीतना इस चुनाव में लगभग तय माना जा रहा था, मगर उसके बावजूद भी उनकी बुरी हार हुई। और आज हम उन्हीं बड़े और मशहूर मुस्लिम चेहरों पर नजर डालेंगे, साथ में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनके हार के पीछे क्या वजह रही। खुशामदीद व्यूअर्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह बरकातहू। मैं सरताज अहमद अयूबी। आज हम जिस वीडियो का रिएक्शन करने वाले हैं उसका टाइटल ये है कि सन 2024 लोकसभा के इलेक्शन में ये इतने बड़े मुस्लिम नेता कैसे इलेक्शन हारे। तो आइए देखते हैं आगे वीडियो में क्या होता है। मैं हूँ फरजाना अयूबी। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा और आपको इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वक्त को बिल्कुल जाया नहीं करते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों 2024 के लोकसभा इलेक्शन में जीतने वाले जो 24, 25 और 26 के करीब मुस्लिम सांसद हैं, उनकी तो हर तरफ चर्चा हो रही है। मगर यहाँ पर कुछ ऐसे बड़े मुस्लिम चेहरे भी हैं कि जो या तो पहले से ही सांसद हुआ करते थे या जिनका जीतना इस चुनाव में लगभग तय माना जा रहा था, मगर उसके बावजूद भी उनकी बुरी हार हुई। और आज हम उन्हीं बड़े और मशहूर मुस्लिम चेहरों पर नजर डालेंगे, साथ में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनके हार के पीछे क्या वजह रही। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमारी इस लिस्ट में नाम है महाराष्ट्र की औरंगाबाद सीट से इम्तियाज जलील का। इम्तियाज जलील साहब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन से आते हैं और ये उसके 2 सांसदों में से एक सांसद हुआ करते थे। यानी खुद असदुद्दीन ओवैसी के अलावा जो इकलौते सांसद थे इस पार्टी से वो इम्तियाज जलील साहब ही थे। मगर अब क्योंकि इनकी हार हो चुकी है तो अब इस पार्टी का सिर्फ और सिर्फ एक सांसद बचा है। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि जिस तरह से इम्तियाज जलील ने अपने पिछले 5 साल गुजारे थे, जिस तरह से वो कैंपेन करते हैं, जिस तरह से वो लोगों से मिलते हैं, जिस तरह से वो अलग अलग इवेंट को अटेंड करते हैं, उन तमाम चीज़ों को देखकर बहुत सारे एक्सपर्ट्स तो ये तक दावा करते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी इम्तियाज जलील से काबिल तो ज़रूर होंगे, लेकिन लीडरशिप क्वालिटी शायद इम्तियाज जलील की ओवैसी से भी कहीं ऊपर हैं। यही वजह है कि 2019 की तरह इस चुनाव में भी ज़्यादातर लोग इम्तियाज जलील के जीत का ही दावा कर रहे थे। मगर 4 जून को रिजल्ट चौंकाने वाला आया, जिसमें इम्तियाज जलील की बड़ी हार हुई। इस सीट पर जिस कैंडिडेट ने जीत हासिल की वो शिंदे गुट वाली शिवसेना के कैंडिडेट थे और उन्होंने ये जीत लगभग 1,34,000 वोटों से हासिल की है, जो यकीनी तौर पर एक बड़ा नंबर है। अफसार खान नाम के ये कैंडिडेट के जो चौथे नंबर पर आए थे, इनके बारे में इम्तियाज जलील ये दावा कर रहे थे कि इस इंसान ने मुझको हरवाने के लिए न सिर्फ बीजेपी बल्कि इंडिया अलायंस से भी पैसा खाया है। और इसके अलावा वो कुछ जर्नलिस्ट या फिर इस तरह के दूसरे एक्टिविस्ट वगैरह को भी टारगेट कर रहे थे, जिन्होंने इम्तियाज जलील के खुद के मुताबिक न्यूज़पेपर या फिर दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल करके औरंगाबाद में उनके खिलाफ माहौल बनाया था और ये कहा था कि हमको इम्तियाज जलील को हराना होगा और इंडिया अलायंस को लाना होगा, जिसकी वजह से दोनों ही खत्म हो गए और फाइनली जीत हुई एनडीए के ग्रुप के कैंडिडेट की। बात करें अगले नाम की तो वो हैं कुंवर दानिश अली के, जो कांग्रेस के टिकट पर यूपी की अमरोहा सीट से लगभग 28,000 वोट से हारे हैं। आपको बता दूं कि ये यूपी के वही मशहूर मुस्लिम सांसद हैं कि जिनको कुछ वक्त पहले ही इंडियन पार्लियामेंट के अंदर बीजेपी के एक दिल्ली से ताल्लुक रखने वाले एमपी के द्वारा गालियां दी गई थीं। बीजेपी के सांसद ने इनके धर्म की वजह से इनके खिलाफ जिस तरह के अल्फाजों का इस्तेमाल किया था, उन अल्फाजों को मैं यहाँ पर आप लोगों को तो बता ही नहीं सकता हूँ। इवन बीजेपी पार्टी को भी बाद में इनका टिकट काटना पड़ा, यानी अगली बार 2024 के इलेक्शन में उसने इन सांसद को टिकट दिया ही नहीं। फिलहाल पार्लियामेंट के अंदर इन तमाम हालात से गुजरने के बाद कुंवर दानिश अली की अपनी पार्टी यानी कि बीएसपी से ये शिकायत थी कि मायावती और उनकी पार्टी ने उनकी सपोर्ट में कुछ खास कदम नहीं उठाए, जिसकी वजह से वो बीएसपी छोड़कर कांग्रेस में आ गए। इस बार उनको कांग्रेस से टिकट मिला और उनके जीतने की काफी उम्मीदें भी जताई जा रही थीं। मगर 4 जून को हैरान कर देने वाला नतीजा आया, जिसमें 28,000 से ज्यादा वोट से इनको बीजेपी के कैंडिडेट से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि इनकी हार में जो मेन वजह बताई जा रही है वो दरअसल इनकी पुरानी पार्टी बीएसपी है,
क्योंकि बीएसपी ने भी इस सीट पर जिस अपने मुस्लिम कैंडिडेट मुजाहिद हुसैन को उतारा था वो 3rd नंबर पर आए हैं और उनको 1,64,000 के करीब वोट्स मिले हैं। जाहिर है अगर बीएसपी का ये कैंडिडेट कोई कमजोर होता या मुस्लिम नहीं होता तो 28,000 के उस फासले को बड़ी आसानी के साथ पाटा जा सकता था। बात करें अब अगर अगले नाम की तो इस लिस्ट में अगला नाम है हिना शहाब का, कि जो बिहार की मशहूर सीट सीवान से हारी हैं। वैसे आपको बता दूं कि ये सीट इंडिया की उन गिनी चुनी सीट्स में से एक थी कि जहां पर आमने सामने का नहीं बल्कि त्रिकोणीय मुकाबला था, यानी कि 3 कैंडिडेट में से कोई भी जीत सकता था। हिना शहाब की बात की जाए तो ये किसी भी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है। ये उन्हीं मोहम्मद शहाबुद्दीन की बेगम हैं कि जिनका किसी दौर में पूरे बिहार के अंदर दबदबा हुआ करता था। खासतौर से सीवान और इसके आसपास के इलाके में तो इनकी तूती बोला करती थी और इनकी इजाजत के बगैर राजनीति में एक पत्ता भी नहीं हिला करता था। लालू प्रसाद यादव की भी जो आज पार्टी है आरजेडी, उसको बनाने में भी उस दौर में जिन चंद लोगों ने अहम किरदार अदा किया था उसमें से एक शहाबुद्दीन भी थे। इतना ही नहीं, बिहार में आरजेडी पार्टी के लिए जो MY फैक्टर चलता है, जो इस पार्टी का कोर वोटर माना जाता है, बिल्कुल यूपी में सपा की तरह, यानी कि यादव और मुसलमान इसको खुलकर सपोर्ट करते हैं और बड़ा फैक्टर बनाकर जीत दिलवाते हैं। ये पूरा फैक्टर भी दरअसल मोहम्मद शहाबुद्दीन ने ही उस दौर में तैयार किया था और तब से लेकर आज तक लगातार वो इस पार्टी के लिए कारगर साबित हो रहा है। वक्त के साथ जब शहाबुद्दीन जेल में चले गए तो उनकी इस राजनीति की कमान उनकी बीवी यानी कि हिना शहाब ने संभाली। इससे पहले भी उन्होंने आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ा मगर उनको कामयाबी न मिल सकी और फिर आगे चलकर तो कोरोना के दौरान मोहम्मद शहाबुद्दीन की जेल में डेथ हो गई थी और इस हिसाब से अब शहाबुद्दीन की गैर मौजूदगी में या ये कह सकते हैं कि दुनिया छोड़ने के बाद हिना शहाब का ये पहला चुनाव था। आरजेडी से नाराजगी की वजह से हिना शहाब ने इस बार अकेले लड़ने का ही फैसला किया था। तो अब इस सीट पर एक कैंडिडेट तो आरजेडी का था, दूसरी खुद हिना शहाब थी यानी कि एक आजाद कैंडिडेट, और तीसरा जो था वो नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का था जिसके साथ बीजेपी का भी गठबंधन है। इन तीनों के बीच ही कड़ा मुकाबला बताया जा रहा था, लेकिन पिछले 3-4 महीने से लेकर अब चुनाव तक जिस तरह का माहौल हिना शहाब ने बनाया था उससे लग रहा था कि इनके पाले में गेंद ज्यादा आ चुकी है और ये आसानी के साथ जीत सकती हैं, क्योंकि मुस्लिम तो इनको एक तरफा मिल ही रहा था आरजेडी से कटकर। इसके अलावा वहां की ऊंची हिंदू जातियों का वो वोट बैंक जो किसी दौर में शहाबुद्दीन का कोर वोट बैंक माना जाता था वो भी इनके पाले में आ चुका था। आपको जानकर शायद हैरानी होगी, क्योंकि बाकी लोगों को भी ये देखकर हैरानी ही हो रही थी कि हिना शहाब के जो एक मुस्लिम कैंडिडेट थी उनकी रैलियों में ऐसे लोग नजर आ रहे थे कि जिनके गले में भगवा गमछा पड़ा हुआ था। उनकी रैलियों में या फिर उनकी कैंपेन में बहुत सारे वर्कर्स जय श्री राम वगैरह के नारे भी लगाया करते थे। यानी उनकी सपोर्ट में जिस तरह से अलग अलग जाति और अलग अलग धर्म के लोग एक जगह पर इकट्ठा हुए थे उससे लग रहा था कि ये क्लियरली जीत जाएंगी। अगर जब 4 जून को रिजल्ट आया तो लगभग 92,000 के करीब वोट से इनको हार का सामना करना पड़ा और इस हार के पीछे एक मुमकिन वजह ये बताई जा रही है कि शायद यादव वोट एक तरफा आरजेडी की तरफ गया, मुस्लिम वोट हिना शहाब के खाते में आया, मगर जो कुछ ऊंची हिंदू जातियों का सपोर्ट था और वोट बैंक था कि जिसकी बदौलत पहले से ये उम्मीद जताई जा रही थी कि हिना शहाब आसानी के साथ जीत जाएंगी, उस वोट बैंक को और उस सपोर्ट को बिल्कुल आखिरी वक्त में यानी चुनाव से 1-2 दिन पहले ही एनडीए जो ग्रुप था यानी कि बीजेपी सपोर्ट वाला वो किसी न किसी तरीके से अपनी तरफ झुकाने में कामयाब हो गया, जिसकी वजह से हिना शहाब इस रेस में काफी पिछड़ गईं। इसके अलावा बिहार के किशनगंज से अख्तरुल ईमान की हार की भी काफी चर्चा हो रही है। ये दरअसल असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से ताल्लुक रखते हैं और बिहार में उनकी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा माने जाते हैं। इनकी मेहनत की बदौलत ही अभी पिछले विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी अपने आप को काफी ताकतवर साबित करने में कामयाब रही थी, जब उसने 4 से 5 सीटें जीती थी। मगर हाँ, वो बात भी अलग है कि इनको छोड़कर बाकी सारे विधायक बाद में लालू प्रसाद यादव की पार्टी में शिफ्ट हो गए थे। फिलहाल किशनगंज की ये सीट भी उन गिनी चुनी सीट्स में से एक थी कि जहां पर त्रिकोणी मुकाबला था, यानी कि 3 लोगों के बीच एक दूसरे से कड़ी टक्कर थी। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि मुस्लिम बहुल इस सीट पर तीनों के तीनों कैंडिडेट ही मुस्लिम थे। पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस से थे कि जो मोहम्मद जावेद थे, दूसरे कैंडिडेट मुजाहिद आलम थे कि जिनको नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने उतारा था, मतलब उसी पार्टी ने कि जिसका बीजेपी से गठबंधन है।
जबकि तीसरे इसी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ये अख्तरुल ईमान थे। इस चुनाव में अख्तरुल ईमान को 3 लाख से भी ज्यादा वोट मिले, हालांकि फिर भी वो तीसरे नंबर पर ही आ पाए और उनकी 93,000 के करीब वोट से हार हुई। दूसरे नंबर पर नीतीश कुमार की पार्टी के कैंडिडेट मुजाहिद आलम थे जो 59,000 वोट से पीछे थे, जबकि पहले नंबर पर मोहम्मद जावेद के जिनको 4 लाख से ज्यादा वोट्स मिले। आज के इस वीडियो में लोकसभा 24 के इलेक्शन में जो मुस्लिम प्रत्याशी हारे हैं उनमें से जो है 4-5 के बहुत बड़े नाम हैं। और सिवान की हिना साहिबा जो आज़ाद प्रत्याशी थी वो भी जो 93,000 वोटों से हारी है। तो इस तरीके से देखा जाए कि जो बड़े बड़े मुस्लिम चेहरे थे वो इस चुनाव में, जैसे अमरोहा से दानिश अली जो पहले बसपा से कैंडिडेट थे और इस साल उन्होंने 2024 का लोकसभा चुनाव जो है कांग्रेस से के टिकट से लड़ा, वो भी हार गए। इस तरीके से जितने मुस्लिम चेहरे थे वो कहीं ना कहीं जो है भारी वोटों से हार गए जो है। उसमें सिर्फ ये चीज़ देखी जा रही है कि जो वोट उनको पहले मिला था वो नहीं मिल पाया, इस वजह से उन लोगों की हार हो गई। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।